चलिए बेटा, लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं हम। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था उसके बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस अपन ने पढ़ लिया था। क्या क्या डिफरेंसेस होते थे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है? इनकम के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगा करता था? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगा करता था। फिर हमने देखा था डायरेक्ट टैक्स का बर्डन पास ऑन नहीं हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन पास ऑन हो सकता है। कैसे, इसके बारे में एक पूरी स्टोरी हमने देखी थी एग्जाम्पल के साथ में। फिर डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डायरेक्ट टैक्स की रेट भी जो है बढ़ती है, इसलिए उसको प्रोग्रेसिव बोला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स अमीर गरीब सबके लिए सेम रहता है, इसीलिए उसको रिग्रेसिव इन नेचर बोला जाता है। इसके बाद में हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्स में एक प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद में हमने अगला एग्जाम्पल देखा कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जीएसटी और कस्टम ड्यूटी है। इसके बाद में हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स सिस्टम मतलब कौन कौन आता है इसमें, कौन कौन सी अथॉरिटी है। तो टैक्स सिस्टम में सबसे ऊपर की अथॉरिटी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर दो डिपार्टमेंट आते थे, सीबीडीटी और सीबीआईसी। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम हुआ करता था। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नोट देखे थे। उसके अंदर हमने देखा था कि कोई भी इनकम हो, चाहे लीगल हो इलीगल हो, वो टैक्सेबल होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति खुद से इनकम नहीं कमा सकता। और इसके अलावा हमने लास्ट देखा था कि किसी भी इनकम पर दो बार टैक्स नहीं लग सकता। ये सारी बातें अपन ने देख ली थी। अब अपन इससे आगे बढ़ेंगे। यहां तक की सारी बातें क्लियर है सभी को? चलिए, हाँ जी, ऑनलाइन में भी फटाफट से गुड मॉर्निंग प्रियंका, सिद्धार्थ, गर्विशा, अंशिका, बाकी लोगों को भी गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना आज का जो टॉपिक है, अब धीरे धीरे अपन डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम जानने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स के। हम जब इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमारे सोर्स क्या होंगे? सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स। इस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम हमारे सोर्सेज क्या है? सोर्सेज का मतलब सर, सोर्स तो बुक है हमारी जो हमको मिली हुई है वही। लेकिन वो जो बुक है या जो इनकम टैक्स है वो काफी चीजों से मिलके बनता है। ऐसा नहीं है कि एक बुक, जैसे कॉस्टिंग अकाउंट्स की एक बुक है जो सिलेबस में है वो है, बाकी ठीक है बात। लेकिन ये सब्जेक्ट अगर आपको पता हो तो हर साल बदल जाता है, हर साल चेंज हो जाता है ये सब्जेक्ट। हर साल इसमें अमेंडमेंट आते हैं। इस सब्जेक्ट में अमेंडमेंट क्यों आते हैं? क्योंकि ये एक्चुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड सब्जेक्ट है। कल को एक्चुअल वर्ल्ड में कोई चेंज हुआ तो इस सब्जेक्ट में भी चेंज हो जाएगा। जो भी एग्जाम्स जून में होते हैं, जून में चेंज हो जाते हैं कुछ प्रोविजंस जो भी पिछले साल अमेंडमेंट आए हो। फिर दिसंबर में वही सेम रहता है, जून दिसंबर। फिर हर जून से क्या होता है कि प्रोविजन बदल जाते हैं, नए प्रोविजन एप्लीकेबल होना चालू हो जाता है। तो जैसे जो भी व्यक्ति जून में एग्जाम देंगे उनके लिए क्या होगा, कुछ अमेंडमेंट्स भी आएंगे कि ये नया चीज आई है, ये चीज चेंज हो गई है। वो भी यहाँ पर देखने को हमको मिलेगा कि क्या क्या आए हैं, उसकी भी अपन बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमारे सोर्स क्या होंगे भाई? देखिए, सोर्सेज में जो पहला सोर्स है जिसको हम बेसिक और फंडामेंटल सोर्स भी बोल सकते हैं, वो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये अपना सबसे बेसिक सोर्स है। मतलब जो भी बातें हैं मेन इनकम टैक्स पढ़ते टाइम, वो सारी मेन बातें हमारी कहां पर लिखी हुई है? इस इनकम टैक्स। हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर कोई भी टैक्स सरकार को लेना है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है? लॉ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या सरकार ने इनकम टैक्स लेने के लिए भी लॉ बनाया है? बिल्कुल बनाया है। कौन सा बनाया है? ये बनाया है भाई। तो इनकम टैक्स लेने के लिए सरकार को लॉ बनाना था, तो सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया है। हम जितनी भी बातें पढ़ेंगे
80% से 90% बातों का सोर्स हमारा यही होने वाला है, इनकम टैक्स एक्ट। सारा बेस यही है, यही अपन को पढ़ना है इनकम टैक्स में, ये समझ लो। जैसे आप लॉ पढ़ते हैं ना, उसमें अलग अलग एक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी समझ लो एक टाइप का लॉ है, बट ये अलग टाइप का लॉ है, ये प्रैक्टिकल लॉ है। इसमें एक ही एक्ट पढ़ना है तुमको, ये। और ये एक्ट एक्ट भी अभी इंटर में नहीं, मैंने बताया इंटर और फाइनल मिला के तुम ये एक ही एक्ट पढ़ते रहोगे, ठीक है। फिर भी हो सकता है कुछ सेक्शन तुम ना पढ़ो। जैसे इंटर में तो लॉ में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हुआ, नया एक्ट आ गया, यहाँ यही एक्ट चलता रहेगा, जब टैक्स जिंदगी भर यही एक्ट पर चलेगी तुम्हारी। तो ये सबसे मेन और बेसिक सोर्स हो गया अपना, हमारी मेन बातें यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये अपन पढ़ेंगे। दूसरा सोर्स अपना क्या रहने वाला है? दूसरा सोर्स रहने वाला है इनकम टैक्स रूल्स 1962। अभी देखिए, पहले पॉइंट में तो हमने क्या लिखा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा, इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो सर ये एक्ट और रूल्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है? यहाँ एक्ट क्यों लिखा गया, रूल्स क्यों लिखा गया? तो एक्ट तो हम जानते हैं लॉ है, कानून है भाई, प्रोविजन बनाए गए। बट ये रूल्स क्या है, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? देखो, जब भी कोई मेजर या बड़ा एक्ट बनाया जाता है, तो एक्ट के अंदर जरूरी नहीं कि हर एक बात को क्लेरिफाई किया जाए। हो सकता है कि काफी सारी बातें एक्ट के अंदर अनक्लियर्ड रख दी जाए। अनक्लियर्ड मतलब क्या? जैसे कई जगह पे ऐसे रख दिया जाए, एज में बी स्पेसिफाइड, या फिर ऐसे रख दिया जाए, तुमको होमवर्क करके लाना है। ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया, अब ये नहीं बताया कब और क्या करके लाना है, बोला होमवर्क करके लाना है, तो ये बात अनक्लियर्ड है। अब इसको फर्दर क्लियर करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक्ट में कुछ अनक्लियर्ड बातें हैं, एक्ट में लिख दिया कई जगह एज में बी नोटिफाइड, तो भाई नोटिफाई कहाँ किया, कहाँ बताया आपने? अब वो कैसे पता चलेगा भाई? तो एक्ट में लिखी गई बातों को क्लियरिफाई करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं रूल्स। जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो कंपनीज रूल्स भी बने हुए हैं लॉ के अंदर भी, ऐसे ही आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो तो इनकम टैक्स रूल्स भी बने हुए हैं। तो इनकम टैक्स रूल्स क्या है भाई, रूल्स होते क्या है? तो हम साथ साथ में इसके बारे में भी देखते जाएंगे, रूल्स क्या होते हैं भाई, रूल्स क्या होते हैं। तो रूल्स आर मेड टू सपोर्ट, किसको सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं रूल्स? एक्ट को। इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर इन एक्ट, देन इट विल बी क्लियर्ड बाय रूल्स। कोई भी चीज अगर एक्ट में क्लियर नहीं है तो वो रूल्स के थ्रू क्लियर करी जाएगी। ये अपना सेकंड सोर्स हो गया। जो भी बच्चे, भाई ऐसा कोई बच्चा है जो ऑफलाइन का ऑनलाइन में आ जाए तो ये से अलाउड नहीं, ध्यान रखना भाई, जब तक तुम परमिशन नहीं लेने। और जो ऑफलाइन वाले हैं वो ऑफलाइन में ही रहे, ऑफलाइन में ही आए, आपके लिए बेटर रहेगा। जो ऑनलाइन वाले हैं वो ऑनलाइन में रहो, वो भी ऑफलाइन आना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट, कई स्टूडेंट पूछते हैं तो ऑफलाइन से बेस्ट कोई मोड नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑनलाइन लाइव है, थर्ड आपका रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड कई लोगों, जैसे कई लोगों के लिए मजबूरी है कि वो एक टाइम पर नहीं आ सकते, जॉब करते हैं, ऐसा कुछ इश्यू है, तो वो उसके लिए जाना चाहिए। और कई स्टूडेंट होते ही ऐसे हैं कि उनको प्रेफरेंस ही रिकॉर्डेड होता है, तो फिर उनके लिए ठीक है कि वो कर सकते हैं। अदरवाइज कई लोगों का सीक्वेंस ही नहीं बनता, टाइमिंग ही शेड्यूल नहीं होता है। तो पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961 हो गया, सेकंड इनकम टैक्स रूल्स 1962 हमारा सोर्स हो गया। थर्ड सोर्स क्या होने वाला है हमारा? थर्ड सोर्स है हमारा सर्कुलर्स। ये सर्कुलर क्या होते हैं भाई?
ठीक है भूमि, आप बाद में आ जाना। लीव की आपने बात करी ली होगी तो ठीक है, तब तक आप ऑनलाइन ले सकते हो। सर्कुलर क्या होते हैं भाई? देखिए क्या होता है कि कुछ चीजें ना एक्ट में क्लियर हो ना रूल में क्लियर हो, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या भाई? देखो क्या होता है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक्ट में उन्हीं बातों को क्लियर करेंगे ना जिसका हमें पता है कि इसको क्लियर करना है। कल को मान लो कोई बात रूल्स से भी क्लियर ना हो, आज भी कुछ चीजें ऐसी है जो क्लियर नहीं है। मतलब आज भी इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा जब आएगी कि इसमें ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं, इस पे क्लेरिफिकेशन नहीं है। कुछ जगह ऐसी भी है जो सीए के अंदर अलग ट्रीटमेंट होता है, एक ही चीज का सीएमए में अलग होता है। क्यों? क्योंकि उस चीज में क्लेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए हो रहा है, जबकि टॉपिक सेम है। तो अब क्या करे भाई सरकार? अगर कोई चीज अभी भी क्लियर नहीं है ना एक्ट से ना रूल से, तो फिर उस पे एक सर्कुलर निकालती है, उसमें लिखती है इट इज हियर बाय क्लियर दैट। कैसे निकालती है देखिए, इसके बारे में देखते हैं। देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ, incometax.gov.in। यहाँ पर वेबसाइट पर हम काफी सारे काम कर सकते हैं, जो भी नई लेटेस्ट अपडेट आती है वो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। अभी देखिए कुछ डिटेल्स भी यहाँ पर दी जाती है कि अभी तक कितने लोगों ने रिटर्न भर दिया है, नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड 23-24 में कितने भरे जा चुके हैं, तो 5,02,87,000 रिटर्न भरे जा चुके हैं। आप सोचो भारत की जनसंख्या लगभग लगभग 140-150 करोड़ पहुंच चुकी है, उसमें से कितने से लोग रिटर्न भरते हैं? 5 करोड़ लोग निकालोगे अगर आप परसेंटेज 150 करोड़ के अंदर, कितना आएगा? 3% के अप्रोक्स आएगा। सिर्फ इतना से परसेंटेज ऑफ लोग रिटर्न भर रहे हैं, इसमें थोड़े और बढ़ जाएंगे। 5% से कम लोग भारत के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। रिटर्न बोल रहा हूँ, और उसमें टैक्स तो अलग बात है, कई लोग उसमें से हो सकता है 5 करोड़ में से 3 करोड़ का तो कोई टैक्स ही ना बन रहा हो। तो इतने कम लोग भारत के अंदर जो है एक्चुअल के अंदर जो है रिटर्न भरते हैं, और फिर टैक्स भी उसमें कम भरते हैं। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आती है कि भाई इतने रिटर्न भरे गए हैं, इतनी पूरी प्रोसेस हो गई है वेरीफाई होकर के। तो ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर छोटी मोटी दी हुई है। अब इसी के अंदर अगर अपन देखें तो कुछ चीजें और दी जाती है। ये देखो डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर आएंगे अबाउट एज टैक्स पेयर, तो यहाँ पर देखो ये सर्कुलर है, जैसे ये सर्कुलर निकाला हुआ है, सर्कुलर नंबर 12/2023 का। ये सर्कुलर नंबर 11/10, ऐसे मतलब 2023 में सर्कुलर निकाले गए। अभी तक 2023 के अंदर 13 सर्कुलर निकाले जा चुके हैं। अगर आप देखोगे ये किस लिए निकाले गए, क्लेरिफिकेशन। देखो शुरू शुरू ही कैसे होता है, क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम earned by a non-resident investor from offshore investment in investment fund routed through an alternative investment fund। क्या मतलब है वो तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। हम जान रहे हैं कि सर्कुलर का मतलब क्या होता है। सर्कुलर क्लियरिफाई करने के लिए बनाया गया कि कोई ना कोई चीज यहाँ पर क्लियरिफाई करी जा रही है। यहाँ पर यह भी आता है कि किसी में चेंज तो नहीं हो गया, कोई सस्पेंड तो नहीं हो गया, कोई डिलीट तो नहीं हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पर आती है। देखो यहाँ पर एक पार्ट है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। तो अपना अगला सोर्स जो है ना वो नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन क्या होती है सर? ये नोटिफिकेशन आई यहाँ पर, ये क्या होती है फिर? ये अपना फोर्थ सोर्स रहेगा। देखो सर्कुलर तो क्लेरिफाई करने के लिए होता है, और नोटिफिकेशन कोई चीज ऐड या डिलीट करने के लिए होती है कि हम ये चीज इंसर्ट कर रहे हैं, नहीं तो क्या निकालेंगे? नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी।
या फिर कोई चीज डिलीट कर रही है, बोले हम इसको हटा रहे हैं, तो भी क्या निकालनी पड़ेगी? नोटिफिकेशन। एक तो देखो सरकार हर साल बजट लाती है, उस बजट के थ्रू चेंज कर देती है, लेकिन अब कोई चीज बीच में ही चेंज करनी, कोविड-19 आ गया बीच में, अब बजट तो बीच में थोड़ी ना लाएंगे, अब कैसे चेंज करें? तो क्या निकाला जाएगा? नोटिफिकेशन निकाली जाएगी। तो कोई भी चीज ऐड या डिलीट करनी हो तो उसके लिए क्या निकाली जाती है? नोटिफिकेशंस। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ नोटिफिकेशंस भी दिख रही है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी और ये नोटिफिकेशन में क्या किया गया है ये डिटेल आ जाती है कि भाई ऐसा ऐसा आपको करना है, जैसे कोई चीज ऐड करी गई है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन हमको दिख गई। तो ये नोटिफिकेशन सर्कुलर होते हैं। तो सर्कुलर क्या होते हैं? सर्कुलर्स आर इशूड इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर इन एक्ट, रूल्स और नोटिफिकेशन। कहीं भी कनेक्ट क्लियर नहीं है कोई चीज, तो उसके लिए फिर सर्कुलर इशू किया जाता है सरकार के द्वारा। तो हम काफी जगह पर पढ़ते हैं सरकार ने सर्कुलर इशू करा। सर्कुलर इशू करा का मतलब क्या? क्लेरिफिकेशन इशू करी। फोर्थ सोर्स जो हमारा रहने वाला है, फोर्थ सोर्स कौन सा रहने वाला है? फोर्थ सोर्स है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन जैसे मैं आपको बता चुका हूं क्या होती है, कोई भी चीज ऐड या डिलीट करने के लिए नोटिफिकेशंस इशू की जाती है। तो हम यहां कह सकते हैं नोटिफिकेशंस आर इशूड टू ऐड और डिलीट अ प्रोविजन इन एक्ट। एक्ट में कोई नई चीज डालनी हो या कोई चीज डिलीट करनी हो, उसके लिए नोटिफिकेशंस इशू की जाती है। ये हमारा फोर्थ सोर्स है भाई। फिफ्थ सोर्स एनुअल बजट या फाइनेंस एक्ट। ये क्या होता है? देखिए, बजट का नाम आप सभी ने सुना है कि भाई हर साल सरकार क्या करती है? बजट लेकर के आती है। अब बजट के थ्रू जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट पेश करते हैं। अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। तो अब वो क्या करते हैं? बजट पेश करते हैं हर साल, और बजट के अंदर कुछ नई घोषणाएं की जाती है कि भाई हम ये चीज करने वाले हैं, यहाँ पैसा लगाने वाले हैं, ये नया खर्च करेंगे, यहाँ से कमाने वाले हैं, टैक्स बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाले हैं, ऐसी काफी सारी चीजें बताई जाती है भाई बजट में। अब हर साल बजट आता है तो हर साल टैक्स में चेंज हो जाता है। पूरा नहीं होता, लेकिन कुछ चेंजेस जो डाले गए हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। अब वो चेंजेस भी हमें पढ़ने पड़ते हैं भाई। हम ऐसा नहीं है कि भाई ये एक अपडेटेड सब्जेक्ट है, चेंज हो गया मतलब हमको पढ़ना पड़ता है। कैसे और कौन से फाइनेंस एक्ट पढ़ने पड़ते हैं? देखो क्या होता है कि जो भी फाइनेंस एक्ट है, जैसे हर साल नया फाइनेंस एक्ट कब से लगता है? जून वाले एग्जाम से लगता है। कौन सा लगता है? जो पिछले साल आया हो। जैसे कोई जून 24 में एग्जाम देगा तो उस पे लगेगा फाइनेंस एक्ट 2023, 2023 के बजट के चेंजेस। कोई जून 23 या दिसंबर 23 में एग्जाम देगा तो उस पे लगेगा फाइनेंस एक्ट 2022, एक साल पीछे वाला। भाई अभी का तो कैसे लग सकता है? आप सपोज करो कि किसी के अभी अभी बजट आया सेम ईयर में, 2023 का बजट, क्या जून के एग्जाम में दे दे? फरवरी मार्च में तो आया है, 1 अप्रैल से वो एप्लीकेबल होता है।
और तुम्हारे 2 महीने बाद एग्जाम में कैसे दे दे, बुक भी तो छापनी पड़ती है, सारा सब कुछ करना पड़ता है। फिर ऐसे ही दिसंबर में भी नहीं दे सकते क्योंकि अभी भी वो साल चल रहा है, टाइम लगता है प्रोसेस में। इसीलिए हमेशा क्या होता है कि जो भी एग्जाम्स में बजट आते हैं वो एक साल पीछे वाले आते हैं, कि भाई एक साल पहले जो बजट आया था। तो जो भी लोग जून 24 और दिसंबर 24 में एग्जाम देंगे, उनके ऊपर फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा, 2023। और जो लोग जून 23 में एग्जाम देने वाले हैं, या दे दिए हैं जिन्होंने, और जो दिसंबर 23 में देंगे, उन पर क्या लगेगा, फाइनेंस एक्ट 22 लगा है उनके ऊपर। तो ये क्या होता है, ये हर साल बजट आता है और उससे चेंज हो जाते हैं। तो हमारे भी मान लो जैसे जो जून 24 और दिसंबर 24 वालों को है, तो उनको मैं ये भी बताऊंगा कि भाई तुम्हारे ये चेंज हो गया है, ये अमेंडमेंट आ गया, ये नई चीज हमने पढ़नी है। बुक भी आपकी नई आएगी कंपेयर टू पास्ट पुरानी बुक के, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत कोई चेंज। अभी ये एनुअल बजट क्या हो गया, फाइनेंस एक्ट क्या हो गया, एनुअल बजट। देखो क्या होता है कि पहले बजट पेश किया जाता है, फिर उस पर डिस्कशन होके वो जब अप्रूव हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट। हर साल एक फाइनेंस एक्ट आता है और उसके थ्रू चेंज किए जाते हैं, वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट दोनों का ही आता है। दिस इज द बजट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर एंड एवरी ईयर amendments are made under income tax act through budget for us, which budget or finance act will be applicable। आप में से कोई ऐसा भी है जो दिसंबर में एग्जाम देगा डायरेक्ट टैक्स का? अगर कोई ऐसा हो तो उसके लिए बजट अलग लगेगा भाई, है ना, दिसंबर वालों के लिए। और जो अगले साल जून में देंगे उनके लिए बजट अलग एप्लीकेबल होगा। और जो दिसंबर में देने वाले वो आईडीटी की क्लास भी लेना, फिर एक आईडीटी की नई क्लास स्टार्ट हुई है, 2 दिन ही हुए उसको, उसको भी लेना साथ में। फॉर एस वाइल बजट और फाइनेंस एक्ट विल बी, यहाँ पर मैं जून के अकॉर्डिंग लिखा रहा हूँ क्योंकि दिसंबर के अकॉर्डिंग तो हम ऑलरेडी चल ही रहे हैं। जून के अंदर क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे, दिसंबर में कोई चेंज नहीं होगा जो चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं, अगर कोई दिसंबर 23 में एग्जाम देने वाला है तो उस पे तो क्या लगेगा, फाइनेंस एक्ट 2022। और कोई जून दिसंबर 24 में एग्जाम देगा, फाइनेंस एक्ट 2023। भाई जो अभी फाउंडेशन दिए हैं या जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो दिसंबर का कोई ऐसा ट्राई मत करना, ठीक है, ऑनलाइन में भी ध्यान रखना। ऑनलाइन वाले जो लोग पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत या जानते हैं या ग्रेजुएशन हो गई है, वो फिर भी एक ग्रुप के लिए दिसंबर में अभी जो स्टार्ट करा है जिन्होंने, बिल्कुल वो ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि आपको आराम से बोथ ग्रुप के लिए 8 महीने की प्रिपरेशन करनी चाहिए लगभग, फिर देना चाहिए। टाइमिंग वगैरह के लिए आप एक बार ऑफिस में कॉल कर लेना, ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले। चलिए, तो ये अपना पांचवा सोर्स था एनुअल बजट।
सिक्स्थ, केस लॉज। ये अपना लास्ट सोर्स है भाई। केस लॉज क्या होते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। ये कोई दो व्यक्ति है जिनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। ये बोल रहा है कोई इनकम है वो टैक्सेबल होगी, ये मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। और ये व्यक्ति जो है एक आम आदमी है, मिस्टर राज। ये बोल रहा है भाई ये इनकम टैक्सेबल नहीं है, इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो अब ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया और ये बोल रहे टैक्सेबल है नहीं है, मतलब वो चीज क्लियर नहीं है कहीं से, तभी ऐसा कुछ हो रहा होगा, अदरवाइज तो क्यों ही होता। तो अब कोई रास्ता इनको दिख नहीं रहा, तो ये फिर कहाँ गए, कोर्ट में। कोर्ट में चले गए, कोर्ट में केस की सुनवाई हुई और फिर उसका डिसीजन आया। डिसीजन के अंदर बोला गया कि ये इनकम टैक्सेबल नहीं है। किसी चीज पे डिसीजन आ गया। अब कल को दो लोगों में फिर से ये सेम टाइप का डिस्प्यूट हो गया, तो क्या वो फिर से कोर्ट में जाए, क्या फिर से कोर्ट उनके केस को सुने? ऐसे तो लोग बार बार आते ही रहेंगे फिर एक ही चीज को लेके। तो क्या बोला गया कि यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पहले कोई केस हो रखा है और उसका डिसीजन आ रखा है, तो अब आपको फ्यूचर में सारे सेम टाइप के टॉपिक पे उसी डिसीजन को मानना होगा। तुम बार बार एक ही टॉपिक मुद्दा लेके लोग कोर्ट में नहीं आ सकते। तो कुछ जगह ऐसी भी होगी, देखो केस किस चीज पर होता है, जब कोई चीज कहीं से क्लियर ना हो या सही ना हो तभी केस होता है। तो एक दो चार पांच जगह ऐसी भी आएगी जहां पर हम किसी कुछ केसेस का रेफरेंस लेंगे कि ऐसा हो तो क्या, ऐसा हो तो क्या। तो फिर जवाब हमको मिलेगा कि ये दिस वर्सेस दिस का केस हुआ था, उसके अंदर ये डिसीजन आया था, तो ये हमको मानना है। ऐसे लॉ में भी करते हो आप कि ये केस हुआ था उसके बाद में ये डिसीजन आया, ऐसा हुआ। तो वैसा ही हमको यहाँ पर करना हो। तो ये टोटल अपने 6 सोर्सेज है इनकम टैक्स एक्ट के यहां से इनकम टैक्स के। उसके अंदर पहला और बेसिक फंडामेंटल सोर्स क्या है, पूछ ले कभी एमसीक्यू में, तो इनकम टैक्स एक्ट है हमारा बेसिक और फंडामेंटल सोर्स। दूसरा सोर्स क्या है, इनकम टैक्स रूल्स। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, एक्ट में लिखी गई बातों को क्लियरिफाई करने के लिए। तीसरा सोर्स क्या था हमारा, सर्कुलर। जब कोई बात ना एक्ट में क्लियर हो ना रूल में क्लियर हो, तो उसके लिए फिर सरकार सर्कुलर इशू करती है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर के हम इन सर्कुलर्स को देख भी सकते हैं। इसके बाद में फोर्थ था नोटिफिकेशन। कोई भी नई चीज ऐड करनी हो या डिलीट करनी हो, उसके लिए क्या इशू की जाती है, नोटिफिकेशन। पांचवा क्या है, एनुअल बजट या फाइनेंस एक्ट। हर साल बजट आता है, फाइनेंस एक्ट आता है, उसके थ्रू क्या किए जाते हैं, कुछ चेंजेस किए जाते हैं, वो चेंजेस हमें मानने होते हैं भाई। और सिक्स्थ सोर्स है हमारा केस लॉज, कि अगर कोई ऐसा कुछ केस हुआ है तो जो उसका डिसीजन आया है वो हमको मानना पड़ेगा। क्लियर है सभी को ये सोर्सेज, ये सारी बातें? चलिए वेरी गुड। हाँ जी, ऑनलाइन में फटाफट से बताइए, क्या ये 6 सोर्स आपको क्लियर हो गए? जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो ये 6 जगहों पे हमारी बातें लिखी हुई है। तो आपकी बुक में तो सारे प्रोविजन दे रखे हैं बना करके, बट वो बुक जो है इन सब से मिलके बनी है। इस बुक के अंदर ये सारी चीजें होगी एक बुक के अंदर। चलिए अब इन सबको देखने के बाद में अब हमें पढ़ना क्या है, देखिए। अब हम स्टार्ट करने वाले इनकम टैक्स एक्ट को भाई।
अब हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा मेन फंडामेंटल बेसिक सोर्स है इनकम टैक्स एक्ट, उसको। हाँ जी, ऑनलाइन में सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, प्रियंका को, सिद्धार्थ को हो गया, गर्विशा को हो गया, देवांशु, लवप्रीत, स्वीटी, भाई बाकी लोगों को क्या है भाई? फटाफट से बताइए बेटा, कोई दिक्कत है या क्लियर है? चलिए, इनकम टैक्स एक्ट हम पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ने से पहले इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक हम और पढ़ेंगे, हाउ एक्ट इज रिटन। एक्ट लिखा कैसे जाता है भाई? एक्ट को लिखने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, अगर आप पढ़ोगे तो। सबसे पहले क्या होता है? एक्ट का नाम, कि भाई ये एक्ट क्या होगा। फिर क्या होता है उसके अंदर, कुछ पता है आपको? कभी कुछ पढ़ा हो एक्ट का नाम? फिर उसको पार्ट्स में बांट दिया जाता है, पैराग्राफ्स भी होते हैं। हर एक एक्ट को लिखने में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कोई फिक्स्ड हार्ड एंड फास्ट यही रूल है, बट मोस्टली एक्ट इसी पैटर्न पर चलते हैं। इनके अंदर होते हैं सेक्शन, फिर इसके अंदर होता है सबसेक्शन, फिर इसके अंदर और बनाया जाता है क्लोज, फिर उसके अंदर बनाया जाता है सब क्लोज मेनली, फिर तो सब सब क्लोज भी होता है, लेकिन मेनली ये पार्ट होते हैं भाई एक्ट को लिखने के पैटर्न में। हमारे लिए मेनली अगर देखें तो क्या काम का है भाई? ये वाला पार्ट हमारे लिए ज्यादा काम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अभी हमको सेक्शन सबसेक्शन क्लोज तक मेनली याद रखना होता है, सब क्लोज कभी आ जाए तो आ जाए, वरना ये सेक्शंस वगैरह हमको काफी पढ़ने पड़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो सेक्शंस वगैरह कितने हैं भाई इनकम टैक्स में? लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था, बताओ कितने सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में? 298 सेक्शन से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टोटल मिला करके। तो ये पैटर्न भी आप लोग नोट कर लेना, कैसे होता है, क्या है एक्ट लिखने का पैटर्न। और जो इनकम टैक्स एक्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट बात, देयर आर टोटल 298 सेक्शंस। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1960। इंटरमीडिएट लेवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? फॉर इंटरमीडिएट लेवल मेनली सेक्शन 1 to 90 एंड 139 इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे सेक्शन है ही नहीं, वो भी है। 194 भी कर देता हूं मैं इसमें, 192 एंड 190। ये लेकिन 1 से 90 ही मेन सेक्शन है, आप ये ध्यान रखिएगा। टोटल 298 सेक्शंस है। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है ये 1 to 90,
अपना मेजर 99% सिलेबस 1 से 90 में है। 1 से लेके 90 तक के सेक्शन में जो है अपना मेन सिलेबस रहता है। इन्हीं सेक्शंस को अभी हम देखने वाले भी बेसिक्स में कि क्या क्या आता है, और एक सीरीज ऑफ सेक्शन है जो बड़े आसानी से, अभी देखना आपको सेक्शन भी याद हो जाएंगे। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन लर्न करना मैंडेटरी नहीं होता है, आपसे जितने याद हो उतने बढ़िया। कुछ ऐसे सेक्शन होंगे प्रैक्टिस में अपने आप ही याद हो जाएंगे, बार बार करते रहेंगे। एग्जाम के अंदर सही सेक्शन लिखने के मार्क्स मिले ना मिले, गलत लिखने के कट जरूर जाते हैं। अगर आप सही लिख रहे हैं तो एक इंप्रेशन रहता है और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। ऐसे स्पेसिफिकली नहीं लिखा आता कि सेक्शन का नंबर मिलेगा, बट एग्जामिनर को सही लगता है और आपका कंटेंट ऑथेंटिक हो जाता है। बट आपने सब कुछ सही लिखा और सेक्शन गलत लिख दिया, तो हो सकता है आपको एक भी नंबर ना मिले। मान लो कोई बात लिखी हुई है सेक्शन 10 में, आप लिख रहे हो एज पर सेक्शन 11 और बातें सारी सेम है, बस सेक्शन गलत। बट आपके अकॉर्डिंग वो बात कहाँ लिखी हुई हो गई? 11 में, जबकि वो बात तो किसकी है? 10 की है। तो वो सारी बात गलत करी जा सकती, क्योंकि आप ये बोल रहे हो ये उधर लिखा हुआ है, जबकि ये उधर तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो इसलिए सेक्शन सोच समझ के क्योट करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मन मर्जी से सेक्शन क्योट कर दे। काफी सारे स्टूडेंट मैंने देखा है भाई, गलत सेक्शन क्योट करने से नंबर नहीं मिलते भाई, उल्टे कट जाते हैं। आपको अगर याद आ रहा है, जितने याद हो जाएंगे काफी सारे सेक्शंस आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। बट कभी नहीं आए तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट लिख सकते हो आप, फिर आगे की बात लिख दो। तो इससे क्या हुआ, एटलीस्ट तुम्हारे पूरे नंबर तो नहीं कटे, अदरवाइज पूरे नंबर कटने के भी चांसेस रहते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। और सेक्शंस क्या क्या है अभी बेसिक्स में, आगे पूरा डिटेल फॉर्मेट्स वगैरह आएंगे, वहां पर हम देखेंगे भी इसको। हाँ सर, मैं 10 मिनट। चलिए, अब अपन चालू करते हैं इसको पढ़ना और इसके बारे में जानना। हमको ये पता चल चुका है टोटल 298 सेक्शन से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बुक में कहीं नहीं लिखी हुई ये बातें कि भाई ये है, ये सारी चीजें लेकिन बेसिक्स में ही आती है, ये हमको पता होनी चाहिए सारी बातें। अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1 की बात करूं तो उसमें क्या लिखा हुआ है भाई? तो हर एक एक्ट का जो सेक्शन 1 है ना, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। बेसिक्स एक्ट का नाम, कहाँ कहाँ लगेगा, कब से चालू होगा, ऐसी बातें लिखी होती है। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 1 है वो भी यही बात बताता है। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट बोलते हैं इसको हम। इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा है। दिस एक्ट विल बी नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम, ये कब से काम करना शुरू करा है इंडिया में, ये कब से आया? 1 अप्रैल 1962 टू होल ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग द स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका नाम क्या रहेगा? ये रहा इनकम टैक्स एक्ट 1962। इसने कब से काम करना शुरू करा? 1 अप्रैल 1962 से। 61 इसका एक्ट के नाम में है। इस साल में गया था, बट एप्लीकेबल काम करना इसमें शुरू करा। एप्लीकेबल पूरे के पूरे इंडिया में होगा भाई। तो सेक्शन 1 में ये बड़ी बेसिक सी बात लिखी गई है
कि इस एक्ट का नाम क्या होगा, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, ये बातें। और जो सेक्शन 2 होता है किसी भी एक्ट का, उसमें आपको मिलेगी मेनली कुछ डेफिनेशंस कि ये चीज क्या होगी, ये चीज क्या होगी। लॉ के अंदर भी देखते होंगे। यहाँ जो है ना सेक्शन 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं। हमारा जो सबसे मेन बेसिक चीज है ना, वो सेक्शन 2 ही होगा इसके अंदर। अच्छा, सेक्शन 2 पर जाए उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि ये क्या लिखा है। क्या लिखा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। हम में से काफी लोग इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, बट ये गलत है पढ़ना। ये सेक्शन 2 क्लोज 7 है। फिर ये क्या लिखा है, इसको पढ़ के बताओ। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। अब देखो, यहां तो हम ब्रैकेट वाली बात को क्लोज बोल रहे हैं, यहां हम ब्रैकेट वाली बात को सबसेक्शन बोल रहे हैं। ऐसा कैसे भाई, ऐसा क्यों है? देखो, सेक्शन 2 जब भी आप देखोगे ना, तो ये कैसे बनाया जाता है, इनके आपस में कोई कनेक्शन नहीं होते, ये अल्फाबेटिकली बनते हैं बस। पहले जिसका नाम ए से आएगा उनकी डेफिनेशन, फिर बी वालों की, फिर सी वालों की, डी वालों की, ऐसे चलेगा डेफिनेशन। क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन होता है क्या? कुछ भी नहीं है, सब अपने आप में अलग डेफिनेशन है। लेकिन जब आप यहां चलोगे 45 1 में बात आई, तो 2 में, फिर 3 में, ऐसे क्या होगा, इनमें आपसी कनेक्शंस होंगे। और ये अल्फाबेटिकली नहीं बनते, ये कंसेप्चुअल बनते हैं कि भाई इसके बाद ये बात बतानी है, फिर ये बात बतानी है, ये बात बतानी है। बट 2 के अंदर डेफिनेशंस होती है और आपस में कोई बातों का कनेक्शन नहीं होता। दूसरी बात, उनका बेस अल्फाबेट होता है बनाने का। तो जब आपसी बातों में कोई कनेक्शन नहीं हो, तो ब्रैकेट वाली बात को क्लोज बोलते हैं, क्योंकि सबसेक्शन है ही नहीं। सेक्शन 2 के अंदर सबसेक्शन कब बनाया जाता है, आपको पता है? सबसेक्शन क्यों बनाते हैं, बताओ। सबसेक्शन किस लिए बनाते हैं कि ये बात बोलनी, फिर इसके अंदर एक और बात बोलनी है, फिर उसके अंदर एक और बात बोलनी, तो क्लोज बनाते हैं। इसमें तो डायरेक्ट एक बात और डायरेक्ट फाइनली हो रही है, तो सबसेक्शन क्यों बनाएंगे? डायरेक्ट क्या बन गया इसमें? क्लोज। क्योंकि अंदर और कुछ बोलना ही नहीं है, तो सेक्शन के बाद डायरेक्ट क्लोज पे पहुंच गए, सबसेक्शन बाईपास हो गया, क्योंकि अंदर और कुछ बोलना ही नहीं था। तो क्या हमें कैसे पता चलेगा? हालांकि तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 2 और सेक्शन 10, जैसे ये 10 क्लोज 1 है, 2 और 10 के अंदर हमको ध्यान रखना है कोई सबसेक्शन नहीं है, बाकी सब में मिल जाएगा। तो 2 और 10 के ब्रैकेट में कुछ भी लिखा जाए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? क्लोज। क्योंकि यहां पर जो बातें हैं, जो भी प्रोविजन है, उनका आपसी कोई कनेक्शन नहीं है। जब आपसी कोई कनेक्शन नहीं हो, सब अपनी अपनी अलग अलग बात बोल रहे हो, तो ब्रैकेट वाली बात क्या होती है? क्लोज होती है। सेक्शन 2 में भी ऐसा ही होता है, आपसी कोई कनेक्शन नहीं होता है, सब अपनी बात अल्फाबेटिकली चल रहे हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है। बट इधर रिलेशन होता है। तो ओवरऑल बात का कंक्लूजन ये निकला कि सेक्शन 2 और 10 के ब्रैकेट में अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, तो वो क्या होगा? क्लोज होगा भाई। ठीक है, ये बात हमको फाइनली ध्यान रखनी है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसा करना। क्लियर है सभी को ये बात? चलिए, अभी तक अपन ने कितना पढ़ा, एक बार उसको जान लेते हैं। अभी तक अपन ने देखिए क्या पढ़ा है। एक तो पढ़ा कि हम जब इसको सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमारे सोर्सेज क्या क्या होंगे भाई, व्हाट आर दी सोर्सेज। तो हमने टोटल 6 सोर्सेज इसके अंदर पढ़ लिए। एक्ट हो गया इनकम टैक्स का, रूल हो गए, सर्कुलर क्लेरिफिकेशन के लिए, नोटिफिकेशन कोई बात ऐड करने डिलीट के लिए, एनुअल बजट जो कि हर साल आता है, और केस लॉस डिस्प्यूट हो गया तो उसका डिसीजन जो आया है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भाई एक्ट लिखते कैसे हैं, उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है वो। फिर इनकम टैक्स एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है? 298 सेक्शन। इंटर लेवल पर मेनली 1 to 90 तक के सेक्शन काम के हैं। फिर सेक्शन 1 पढ़ा है जो कि कुछ काम का नहीं है, लेकिन एज पर सीक्वेंस हमको पढ़ना जरूरी था, इसलिए हमने देख लिया कि भाई ये क्या नाम होगा, क्या होगा, ये सारी बात बताता है। फिर हमने देखा कि भाई अगर आपसी बातों में कोई कनेक्शन नहीं है, सब अपने अपने अलग अलग बात बोलने के लिए बनाए गए, तो ब्रैकेट वाली बात क्लोज होती है। कनेक्शन है तो ब्रैकेट वाली बात सबसेक्शन होती है। इनकम टैक्स के अंदर 2 और 10 के ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो तो वो क्या होगा? क्लोज होगा। और बाकी सब में क्या होगा? सबसेक्शन होगा। क्लियर है ये सभी को बात? चलिए, आज के लिए इतना ही।
अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन वाले फटाफट से स्टूडेंट बताइए भाई, क्या ये क्लियर है आपको सारी बात?